Income payable net of tax. Sometimes what can happen is, suppose there is a payer and there is a non-resident recipient. अब पेयर ने नॉन रेजिडेंट को $100 पे करने थे टूवर्ड्स लेट्स से सम फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज. इसके ऊपर 10% टैक्स इंडिया में एप्लीकेबल है अंडर द आईटी एक्ट. बट व्हेन द पेयर अप्रोच द नॉन रेजिडेंट सेड आई नीड $100 नेट. मतलब जो आप नेट पेमेंट करोगे मेरे बैंक अकाउंट में वो $100 की आनी चाहिए. जो भी ये टैक्स है ये आप बेयर करो. अब उस केस में अगर ये टैक्स की लायबिलिटी पेयर को बेयर करनी पड़ती है तो जो टोटल इनकम है नॉन रेजिडेंट की वो हम $100 नहीं लेते. हम ये अज्यूम करते हैं कि जो ये $100 है ये एक्चुअली में नेट अमाउंट है आफ्टर डिडक्शन ऑफ TDS. इसमें हमें एक तरह से TDS का अमाउंट ऐड करना पड़ेगा ताकि हमारा ग्रॉस इनकम जो है इसमें आ जाए. लेकिन जो ये TDS है इशू ये है कि ये मान लीजिए अगर इसमें 10% था, शुड दिस 10% बी एप्लीकेबल ऑन 100 और शुड इट बी एप्लीकेबल ऑन द ग्रॉस अमाउंट. लॉजिकली अगर आप देखें TDS जो है वो ग्रॉस अमाउंट पे होना चाहिए. क्यों? क्योंकि नॉन रेजिडेंट की एक तरह से अगर हम इनकम देखें ये TDS जो बिहाफ पे नॉन रेजिडेंट ने पे किया ये भी तो उसकी इनकम ही है. इसलिए हम ये TDS का जो 10% का अमाउंट होता है ये ग्रॉस इनकम के ऊपर अप्लाई करते हैं. राइट. इसको अगर हम टैक्स की लैंग्वेज में देखें वी कॉल दिस एज इनकम पेएबल नेट ऑफ टैक्स. जो ये इनकम थी दिस वॉज पेएबल टू द नॉन रेजिडेंट बट नेट ऑफ टैक्स. क्वेश्चन ये है कि ये TDS आप कैलकुलेट कैसे करेंगे. दिस इज क्वाइट इजी टास्क. ये फॉर्मूला आपने क्लास 5 क्लास 6 में अपने मैथ्स में भी यूज किया होगा. लेट अस अंडरस्टैंड हाउ दिस हैज टू बी डन. Where TDS is to be borne by the payer under an agreement or other arrangement with the non-resident, then for deducting TDS, income shall be increased to such amount as would, after deduction of tax thereon, be equal to the net amount payable under such agreement or arrangement. अब हम इस particular definition को इन numbers को लेके देखते हैं. Then for TDS, income will be increased to such amount. मतलब इनकम को हम बढ़ा देंगे टू एन अमाउंट एज वुड आफ्टर डिडक्शन ऑफ टैक्स देयरऑन. मतलब मान लीजिए ये जो भी अमाउंट है इसमें से ये टैक्स डिडक्ट करने के बाद नेट अमाउंट इतना है. अभी कंपटीशन कैसे होगी ग्रॉस अप की. द कैलकुलेटेड ग्रॉस अप अमाउंट इज इक्वल टू अमाउंट टू बी पेड लेट्स से 100 इन दिस केस अपॉन 100 माइनस रेट ऑफ TDS विच इज 100 माइनस रेट ऑफ TDS. इसमें कितना था 10 इंटू 100 और इन अदर वर्ड्स 100 अपॉन 90 इंटू 100 ये डिडक्ट कर दिया तो ये हो गया 1000 डिवाइड बाय 9. अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो बेसिकली ये आपका कहीं 111.11 के आसपास आएगा. राइट. अब TDS कितना होगा. इट विल बी द रेट ऑफ TDS इंटू अमाउंट कैलकुलेटेड एट स्टेप 1. यानी TDS will be equal to 10% of 111.11 is equal to roughly ये आएगा 11.11. Now if I put this number here 11.11 and add these two it will be 111.11. तो एक तरह से ये 10% का रेट मैंने अप्लाई किया ग्रॉस इनकम पे, उससे मेरा TDS आ गया. इस ग्रॉस अमाउंट से TDS माइनस किया तो ये वही अमाउंट आएगा जो इन दोनों का आपस में अग्रीमेंट था पे करने का. इसको हम बोलते हैं इनकम पेएबल नेट ऑफ टैक्सेस. लेट्स लुक एट एन एग्जांपल. आईको हैज टू पे रॉयल्टी ऑफ 90,000 टू एफको. हाउएवर एज पर द अग्रीमेंट TDS वुड बी बॉर्न बाय आईको. रेट ऑफ TDS अंडर द एक्ट इज 10%. कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ TDS. इसके लिए मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मुझे ग्रॉस अप अमाउंट निकालना पड़ेगा. हाउ मच विल बी द ग्रॉस अप अमाउंट. इट विल बी इक्वल टू द अमाउंट विच हैज टू बी पेड डिवाइड बाय 100
minus rate of tax into 100. Or in other words, 90,000 plus 2 zeros upon 90. This goes, this goes. When you will divide this, you get 1 lakh. So the gross amount which has to be paid is 1 lakh. How much is the TDS? TDS is 10% of the gross amount, or 10% of 1 lakh, which is 10,000. So the net amount to be paid to the FCO is 90,000, which is also what the parties had agreed between them in the agreement. Right? No grossing up is required in case of tax paid under section 192(1)(a) by an employer on the non-monetary perquisites provided to the employee. अगर 192(1)(a) में आप कोई नॉन मॉनेटरी परक्विजिट, मतलब पैसे नहीं दे रहे हैं, कोई परक्विजिट प्रोवाइड कर रहे हैं एक एम्प्लॉय को, विच इज प्रोवाइडेड बाय एन एम्प्लॉयर, उसकी ग्रॉसिंग अप नहीं होगी. Now let us look at what is the rate of TDS on income from units, section 196(b). So suppose there is an offshore fund which has certain units on which it gets income from an Indian company or some specified things. What will be the rate of TDS on this? The person responsible for making the following payment to an overseas financial organization, offshore fund, shall deduct tax at 10% on income in respect of units of mutual funds or UTI. अगर इस ऑफशोर फंड ने कोई म्यूचुअल फंड के यूनिट या यूटीआई के यूनिट लिए हैं रेफर टू इन सेक्शन 115(a)(b), देन इन दैट केस उसके ऊपर जो टीडीएस कटेगा वो कितना होगा? 10%. इनकम बाय वे ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ सच यूनिट. अगर वो इन यूनिट्स को बेचते हैं उस पर जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा उसके ऊपर टैक्स 10% का डिडक्ट होगा अंडर सेक्शन 196(b). इफ़ यू रिमेंबर, हम लोगों ने ये सेक्शन काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था और वहाँ हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि इस पे टैक्स रेट जो है वो 10% है. वो सेम टैक्स रेट का डिडक्शन का जो कॉरस्पॉन्डिंग प्रोविजन है वो 196(b) है. टाइम ऑफ डिडक्शन, आई डोंट थिंक आई नीड टू डिस्कस दिस, कितनी बार तो डिस्कस कर चुके हैं. एट द टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ सच इनकम और एट द टाइम ऑफ पेमेंट देयर ऑफ, विच एवर इज अर्लियर. Income from foreign currency bonds or shares of an Indian company. Now, if suppose there is a non-resident who gets some income from bonds or shares of an Indian company, how much will be the TDS which will be deducted on this? The person responsible for making following payment to a non-resident shall deduct tax at the rate of 10% on income by way of interest on bonds referred to in section 115(a)(c), dividends in respect of global depository receipts referred to in section 115(a)(c), long-term capital gain arising from such bonds or GDRs. इन सब के बारे में again we had a lot of discussion under section 115(a)(c). If you want to just revisit that thing, you can go there, right? But जब ये payments होती हैं तो इनका जो TDS आपका डिडक्ट होगा वो 10% पे होगा. No TDS shall be deducted in respect of dividend referred to in section 115(o). मतलब वो डिविडेंड जो एग्जेम्प्ट है इस सेक्शन में उसके ऊपर TDS नहीं कटेगा. अभी हमने थोड़ी देर पहले भी एक पॉइंट डिस्कस कर रहा था. और कब TDS कटेगा? एट द टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ सच इनकम टू द अकाउंट ऑफ द पेई और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर. इनकम ऑफ FIIs, foreign institutional investors, from securities. The person responsible for making the payments in respect of securities referred to in clause A of subsection 1 of section 115(a)(d) to a foreign institutional investor shall deduct tax at 20% at the time of credit of such income to the payee or at the time of payment, whichever is earlier. अगर कोई पेयर है जो उन सिक्योरिटीज़ के बारे में पे कर रहा है, कोई इनकम पे कर रहा है FII को, विच आर रेफर्ड टू इन सेक्शन 115(a)(d), then he will deduct tax at the rate of 20%. ये जितने भी सेक्शन है 2-3 जो हम लास्ट में डिस्कस कर रहे हैं ये कुछ नहीं है, खाली एक तरह से जो प्रोविजंस आपने 115 वाले चैप्टर में डिस्कस किए थे उनका कॉरस्पॉन्डिंग वो है. However, no TDS shall be deducted on any dividends referred to in section 115(o) क्योंकि वो वैसे भी exempt होता है. Income by way of capital gain arising from transfer of securities referred to in section 115(a)(d) payable to a
FII। इस केस में अगर आप एक चीज़ नोट करी हो आपने, जो कैपिटल गेन है ट्रांसफ़र पे, उस पर कोई TDS डिडक्ट नहीं होगा, राइट। इट इज़ ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ द इनकम which we are deducting tax, right? Certificate for lower deduction of tax at a lower rate, section 197. if you remember, अभी हमने section 195(2) डिस्कस किया था, 195(3) डिस्कस किया था। यहाँ पे कौन जा सकता था? पेयर AO के पास, यहाँ पे पे, राइट। Section 197 is another avenue which is available, right, where the payee can approach the tax office. Application for lower deduction or nil deduction of TDS can be made by the non-resident, where income tax is required to be deducted at the rates in force as per the provisions of Section 192, salaries, 194G, which is, what are these sections? Let's look at them. TDS obligation of commission etc. on sale of lottery tickets. 194 LBB, income from units of investment fund. LBC, TDS on income distributed by securitization trust. 195 TDS on interest and other payments. इनमें से किसी में भी अगर आप पेमेंट कर रहे हैं किसी नॉन रेजिडेंट को, तब उस नॉन रेजिडेंट के पास एक राइट होता है कि वो AO के पास चला जाए कि भाई मेरी इनकम पे टैक्स जो है वो कम कटना चाहिए या ज़ीरो कटना चाहिए। बट प्रोसीजर क्या है इस एप्लीकेशन का? असेसी कैन मेक एन एप्लीकेशन टू द असेसिंग ऑफिसर फॉर डिडक्शन ऑफ टैक्स एट लोअर रेट और नॉन डिडक्शन ऑफ टैक्स इफ द AO इज सेटिस्फाइड that the total income of the recipient justifies the deduction of income tax at lower rates or no deduction of income tax, as the case may be, he may give such certificate. अगर ही इज सेटिस्फाइड कि भाई ये फिट केस है, इसकी इनकम ही नहीं है तो टैक्स किस चीज़ का, या इनकम है तो वो काफ़ी कम है कंपेयर टू द टैक्स रेट प्रिस्क्राइब्ड अंडर द इनकम टैक्स एक्ट, उन केसेस में द AO कैन गिव सच सर्टिफिकेट। बट उसके लिए ये मैंडेटरी नहीं है कि वो हमेशा नील या लोअर दे, बिकॉज द वर्ड यूज्ड इज may. TDS on the basis of certificate, of course, where the assessing officer issues such certificate, where he says, let's say the tax has to be deducted at 2% for lower deduction or nil deduction, 2% हो सकता है या 0% हो सकता है, then the payer shall deduct income tax at such lower rate specified in the certificate or deduct no tax as the case may be until such certificate is cancelled by the AO. एक बारी आपने पेयर को वो सर्टिफिकेट दे दिया, उसके लिए मैंडेटरी है कि वो उस सर्टिफिकेट के हिसाब से TDS काटे। कंडीशन लेकिन सिर्फ यही है कि वो सर्टिफिकेट वैलिड होना चाहिए और AO ने उस सर्टिफिकेट को कैंसिल नहीं किया होना चाहिए। एग्जाम्पल, ICO हैज़ टू मेक अ पेमेंट ऑफ रॉयल्टी ऑफ 2 लाख टू फॉरेन कंपनी FCO। द रेट ऑफ TDS एज पर द IT एक्ट इज 10%। इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से 10% TDS इस पे कटना चाहिए। However, such FCO has taken a certificate for lower deduction which specifies the rate of 5%. सर्टिफिकेट में आपका रेट जो है वो 5% का है। Compute the amount of TDS to be deducted by ICO. जैसा मैंने आपसे कहा, अगर ये सर्टिफिकेट है, वैलिड है, कैंसल्ड नहीं है, तब TDS इसके हिसाब से कटेगा। Assuming 5% TDS कटता है 2 लाख की पेमेंट पे, तो कितना होगा वो? दैट विल बी 5% ऑफ 2 लाख और 10,000. What will be the amount of payment which will be made? 2 lakh minus 10,000 is equal to 1,90,000. Credit for TDS. Now, the TDS to be paid to the credit of central government shall be treated as payment of tax on behalf of the following person. अगर कोई पेयर इंडियन गवर्नमेंट के पास जाके TDS जमा करवा देता है, राइट, दिस वुड बी ट्रीटेड एज पेमेंट ऑफ टैक्स ऑन बिहाफ ऑफ द फॉलोइंग पर्सन फ्रॉम हुज इनकम द डिडक्शन वॉज मेड, राइट। किसी ने को आपने रॉयल्टी पे की, उस पर काटा, तो जिसके हाथ में रॉयल्टी टैक्सेबल है उसके लिए। ओनर ऑफ सिक्योरिटी, आप डिबेंचर ओन कर रहे थे, उस पर आपको इंटरेस्ट मिला, इंटरेस्ट पे TDS कटा है तो किसके नाम पे होगा? डिबेंचर ओनर के नाम पे। डिपॉजिटर्स, in case of payment of interest on deposit, owner of property,
अगर कोई नॉन रेजिडेंट है जो इंडिया में प्रॉपर्टी ओन करता है, आप TDS काटते हैं उसका, तो उसके नाम पे होगा। यूनिट होल्डर या शेयर होल्डर, शेयर होल्डर किस केस में, डिविडेंड के केस में। एनी सम रेफर्ड टू इन सेक्शन 192(1)(a and paid to the central government shall be treated as tax paid on behalf of the person in respect of whose income such payment of tax has been made. बेसिकली उसी को उसका क्रेडिट मिलेगा, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं जहां पर ये रूल अप्लाई नहीं करता। सेक्शन 192(1)(a) में क्या है, एन एम्प्लॉयर हैज बीन गिवन एन ऑप्शन टू पे टैक्स ऑन द होल और पार्ट वैल्यू ऑफ परक्विजिट not provided for by way of monetary payments on behalf of an employee without making any deduction from the income of the employee. अगर कोई एम्प्लॉयर किसी एम्प्लॉय को कोई नॉन मॉनेटरी बेनिफिट दे सकता है, राइट, उसके ऊपर अगर वो टैक्स जमा करता है तो वहाँ पे कर सकता है बिना किसी डिडक्शन के एम्प्लॉय की इनकम से। मतलब मैंने आपको घर दे दिया रहने के लिए, लेकिन मैंने आपकी सैलरी में से उसके लिए कुछ काटा नहीं, और उस घर के ऊपर अगर मैं टैक्स पे कर रहा हूँ, that could be something which is excluded for grossing up also. Now, TDS credit to the payee. Rule 37(ba), credit for TDS for the purpose of section 199. Right? अब Rule 37(ba) क्या बोलता है कि it provides that credit for TDS shall be given to the person to whom the payment has been made or a credit has been given. मैंने X से बिल लिया, उसके अकाउंट को क्रेडिट किया और उसी के नाम पे TDS काट लिया, राइट। अब आइडियली क्रेडिट X को ही मिलेगा, लेकिन कब, अगर मैं अपनी TDS रिटर्न फाइल करूं और वहां पर डिटेल मेंशन कर दूं X की, ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन फर्निश्ड बाय द डिडक्टर इन TDS रिटर्न। लेकिन क्रेडिट किसी और को भी मिल सकता है। क्लॉज I ऑफ रूल 37(ba)(2) provides that where the whole or any part of the income on which TDS has been deducted is accessible in the hands of a person other than the deductee, credit for tax shall be given to the other person and not to the deductee. X ने एक इंडियन कंपनी पे बिल रेज किया, बट X जो था इसका ओनर नहीं था इनकम का, द बेनिफिशियरी वॉज Y. I को जब TDS काटेगी तो आइडियली वो कहेगी कि मैं X के नाम पे काटना चाहिए, बट अगर X रिक्वेस्ट करे तो I को TDS इसके नाम पे भी काट सकती है, राइट, और तब क्रेडिट इस Y को मिलेगा, X को नहीं।